हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹90, whereas the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 erasers is ₹70. Find the cost of each item by using matrices। तो हमारे पास क्या है, तो कुछ पेंसिल्स है, इरेजर्स है और पेन से, तो उसकी टोटल कॉस्ट हमें दी है और कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, अ पेन एंड अ इरेजर। मतलब एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, एक पेन की कॉस्ट क्या है और एक इरेजर की कॉस्ट क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ a pencil be ₹X। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, ₹X है। the cost of a pen be ₹Y। एक पेन की कॉस्ट क्या है, ₹Y। the cost of a eraser be ₹Z। तो एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है, एक पेन की कॉस्ट ₹Y है और एक इरेजर की कॉस्ट क्या है, ₹Z। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। अब देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, ₹X है। तो यहाँ पर कितने पेंसिल्स हमने बाय किए हैं, 4 पेंसिल्स। तो 4 पेंसिल की कीमत कितने ₹, होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर एक पेंसिल की कीमत सपोज ₹10 है, तो 4 पेंसिल्स की कीमत क्या होगी, 40। वो 40 आंसर कैसे आता है, तो 10 एंड 4 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है ₹40। एक पेंसिल की कीमत ₹10 है, तो 4 पेंसिल्स की कीमत कॉस्ट क्या होगी, ₹40 होगी। ये 40 आंसर कैसे आया है, देखो 10 × 4 क्या आएगा, 40। अब एक पेंसिल की कॉस्ट यहाँ पर क्या है, X, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, तो हमें क्या करना है, 4 और X का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा, 4X। सिमिलरली पेन्स कितने हैं, 3 पेन्स है, तो यहाँ पर देखो 4 पेंसिल्स की कीमत क्या है, 4X, देयरफॉर यहाँ पर आ गया 4X। अब पेन कितने हैं, पेन है 3। एक पेन की कीमत, एक पेन की कॉस्ट क्या है, ₹Y, तो 3 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 3Y। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 3Y। और इरेजर कितने हैं, 2 इरेजर से, एक इरेजर की कॉस्ट क्या है, ₹Z, तो 2 इरेजर्स की कॉस्ट क्या होगी, 2Z। अब इतना बाय करने के बाद हम शॉपकीपर को कितने ₹, देते हैं, तो ₹60 देते हैं। मतलब इन सब की टोटल इज इक्वल टू क्या आएगी, 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो 4X + 3Y + 2Z इज इक्वल टू 60। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेटमेंट से सेकेंड इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कीमत है ₹X, तो 2 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 2X प्लस 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4Y प्लस, और इरेजर कितने हैं, 6, तो 6 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी, 6Z इज इक्वल टू क्या होगा, 90। तो इतना खरीद लेने के बाद टोटल कॉस्ट क्या होगी, 90। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 2, 4, 6 2 से डिवाइड हो जाते हैं और 90 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा X + 2Y + 3Z इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थर्ड, कितने पेंसिल से कितने पेन से देखते हैं। थर्ड के यहाँ पर 6 पेंसिल से इसका मतलब क्या हो गया, 6X प्लस
पेन्स कितने हैं, 2 पेन्स हैं, तो 2 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी 2i प्लस और इरेजर से 3, तो 3 इरेजर्स मतलब क्या हो गया 3z इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है 70 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 3। अब ये तीनों इक्वेशन हमें मिल गए, इसका मतलब हम मैट्रिक्स से x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए कैसे आ जाएगा, तो मैट्रिक्स ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स ए देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनेगा, तो यहाँ पर 4 3 2। सेकेंड इक्वेशन में देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, तो 1 2 3 और थर्ड में 6 2 और 3, तो b क्या आएगा, तो b इज इक्वल टू, b मतलब कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या है 60 45 और 70। उसके बाद x मैट्रिक्स भी क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है और उसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स 3 है x y और z। तो ये मैट्रिक्स मिलने के बाद हम मेथड ऑफ रिडक्शन यूज़ करके हम इजीली x y z की वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, अ पेन एंड अ इरेजर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स बी क्या है, मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक होगी, एक्स मैट्रिक्स क्या है, देखो यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और बी मैट्रिक्स क्या है 60 45 और 70। तो ये है एक्स इज इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और पी मैट्रिक्स वैल्यू हमें पुट कर ली है। अब देखो यहाँ पर एक बार फिर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो 60 90 था तो 45 70 करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो रिडक्शन मेथड के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो देखो A11 की जगह हमें 1 चाहिए, मतलब 4 की जगह क्या चाहिए 1। अब देखो 4 के नीचे क्या है यहाँ पर 1, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को हम इंटरचेंज करेंगे, R1 इंटरचेंजेस टू R2। अब यह R1 और R2 हम इंटरचेंज करने वाले हैं, तो R3 चेंज नहीं होगा, तो 6 2 3 थर्ड रो एज इट इज़, यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर थर्ड रो में 70 है, तो ये एज इट इज़। अब हम क्या करने वाले R1 और R2 एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज करेंगे। तो 1 2 3 सेकेंड रो है वो हम फर्स्ट रो पर लिखेंगे और 4 3 2 फर्स्ट रो है उसको नीचे लिखेंगे, तो 4 3 2। यहाँ पर भी 45 ऊपर लिखेंगे 45 और 60 को नीचे लिखेंगे। तो हमने क्या किया R1 और R2 इंटरचेंज किया। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, अब 4 और 6 की जगह हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, तो 4 की जगह 0 कैसे आएगा, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 6 की जगह 0 कैसे आएगा, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब देखो यहाँ पर 4 की जगह अगर 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है R2 चेंजेस टू। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 है, ये 4 मतलब ये 4 है, और ये 4 किस रो में है, तो R2 में है, R2 यही जो R1 R2 है वो सेम यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर R2 था तो यहाँ पर भी R2 लिखा। अब बीच में साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और ये 4 माइनस करना है, तो 4 अगर 1 की जगह 4 होता तो 4 माइनस 4 आंसर क्या आ जाता 0, लेकिन 1 की जगह 4 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, और 1 किस रो में है R1, तो यहाँ पर लिखेंगे R1। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 4 की जगह क्या आएगा 0 आएगा। अब R3 6 की जगह 0 आ गया तो R3 चेंज होगा, तो R3 चेंजेस टू। अब ये 6 मतलब यही ओरिजिनल 6 है और वो थर्ड रो में है, तो यहाँ पर आएगा R3, बीच में साइन है माइनस तो यहाँ पर माइनस, और अगर 1 की जगह अगर 6 होता तो 6 माइनस 6 आंसर क्या आता 0, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं है तो हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, और 1 किस रो में है फर्स्ट रो, तो यहाँ पर आएगा R1। देखो यहाँ पर A11 की जगह 1 आ गए, 1 आने के बाद हम 4 और 6 की जगह 0 लाने के लिए उन दोनों का कैलकुलेशन हम 1 के साथ करेंगे, मतलब फर्स्ट रो के साथ करेंगे, तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट रो ही आएगा जब हम यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाएंगे तब। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो तो R2 और R3 चेंज होने वाला है,
अब R1 चेंज नहीं होगा, तो ये 1 2 3 एज इट इज़, यहाँ पर x y z और इज इक्वल टू ये 45 भी एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर 4 की जगह 0 लाने के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन बना है, तो यहाँ पर हम 0 डायरेक्टली लिखेंगे। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो R2, तो सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 माइनस 4 इंटू R1, तो 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 8, तो यहाँ पर आंसर आएगा -5। तो नेक्स्ट करते हैं R2 नेक्स्ट R2 क्या है 2, तो 2 माइनस 4 इंटू R1, 2 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 3, तो यहाँ पर 2 माइनस 12, तो 2 माइनस 12 आंसर क्या आएगा -10 हो गया ये। अब देखो यहाँ पर करते हैं R2 क्या है 60 माइनस 4 इंटू R1, तो R1 क्या है 45, तो यहाँ पर 60 माइनस 45 इंटू 4 क्या होगा 180, तो ये इसका आंसर क्या आएगा -120। तो देखो यहाँ पर सेकेंड रो कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब R3 चेंज करेंगे, तो R3 के लिए देखो यहाँ पर 6 की जगह 0 लाने के लिए यही ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर R3 मतलब थर्ड रो का नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, माइनस 6 इंटू R1, तो 2 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 12 आंसर क्या आएगा -10, तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट R3 थर्ड रो का नेक्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस 6 इंटू R1, तो 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 18, इसका मतलब यहाँ पर आएगा -15। अब मैट्रिक्स बी में चेंज करते हैं R3 क्या है 70 माइनस 6 इंटू R1, तो R1 क्या है 45, तो 70 माइनस देखो यहाँ पर 45 इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा 270, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा -200। देखो यहाँ पर 6 5 जार 30 3 24, ओके करेक्ट है। तो ये हो गया R2 और R3 चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, ये हमें चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 आ गया है। अब -10 की जगह हमें क्या चाहिए 0 चाहिए, तो वहाँ पर 0 लाने के लिए पहले -5 की जगह 1 लाना होगा, उसके बाद हम 10 की जगह 0 ला सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन की एक एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 10 है, तो 5 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 10 है, तो 10 और 10 का कैलकुलेशन करने के बाद वहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम डायरेक्टली करते हैं यहाँ पर, देखो -10 की जगह अगर 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है, थर्ड रो चेंज होने वाला है, तो R3 चेंजेस टू। अब देखो यहाँ पर -10 है, यहाँ पर -10 है, और यहाँ पर क्या है -5, यहाँ पर -5। अब ये जो -10 है ये किस रो में है, थर्ड रो में है, तो यहाँ पर R3 लिखते हैं। ये -5 किस रो में है, R2, तो यहाँ पर R2 लिखेंगे। अब देखो -5 को हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर -5 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे -5 जिस रो में वो रो लिखेंगे, तो 2 इंटू R2। और इन दोनों का मतलब यहाँ पर तो -10 है, और ये दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा -10। अब ये -10 और इस -10 का क्या करने के बाद आंसर 0 आएगा, मतलब एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो देखो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी हमें, सब्ट्रैक्शन, तो ये -10 माइनस क्या हो जाएगा +10, तो 10 - 10 क्या आएगा 0। तो इसका मतलब हमें इन दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पर लिखा माइनस। अब ये कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो R3 चेंज करने वाले हैं, तो R1 और R2 एज इट इज़, तो 1 2 3, और यहाँ पर 0 -5 -10, यहाँ पर x y z एज इट इज इक्वल टू, और यहाँ पर 45 और -120 एज इट इज़ R3 चेंज होने वाला है। अब देखो ये R3 - 2 R3 और R2 दोनों 0 है, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। यहाँ पर -10 की जगह 0 लाने के लिए यही ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा, डायरेक्टली लिखेंगे। अब यह थर्ड -15 का कैलकुलेशन हम करेंगे। R3 क्या है -15 -2 इंटू R2, तो ये -15 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है -10, तो यहाँ पर आएगा -10, तो -15 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 10 आंसर क्या आएगा 20, तो 20 - 15 आंसर क्या आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5। अब ये यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। R3 क्या है -200
-2 इंटू R2, तो R2 क्या है -120, तो ये -200 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 120 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 240, तो 240 माइनस 200 आंसर क्या आएगा 40, तो यहाँ पर आएगा 40। अब देखो ऑब्जर्व कर लो, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द डायगोनल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0, डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पर हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 3z, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, -5 इंटू वाई -5y माइनस 10z, और यहाँ पर 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो 5 इंटू जेड क्या होगा 5z, ये है मैट्रिक्स मिल गया हमें एक, और ये मैट्रिक्स एज इट इज 45 माइनस 120 और 40। अब यहाँ पर मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, तो इक्वेट करने के बाद क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे, तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर -5y माइनस 10z इज इक्वल टू -120, तो यहाँ पर देखो माइनस कॉमन निकाल के यहाँ आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये थर्ड देखो 5z इज इक्वल टू क्या होगा 40, तो z इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 8, तो z की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब ये z की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 5y प्लस 10z इज इक्वल टू 120, तो 5y प्लस z की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 आंसर क्या आएगा 80 इज इक्वल टू 120, तो 5y इज इक्वल टू 80 प्लस है वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो 120 माइनस 80 आंसर क्या आएगा 40, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 8, 5 8 जार 40, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या आ गई 8। अब ये z और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो पुट y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, तो x मालूम नहीं है प्लस, अब y की वैल्यू क्या है 8 इंटू 2 आंसर क्या आएगा 16 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू क्या है 8, तो 3 इंटू 8 आंसर क्या आएगा 24, तो ये 24 इज इक्वल टू 45, x प्लस अब देखो ये 16 प्लस 24 आंसर आ गया 40 इज इक्वल टू 45, 40 यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 40, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे जो फर्स्ट सेंटेंस लिखे थे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹X लिखा था, तो लास्ट में क्या लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹X थी, तो x की जगह क्या लिखेंगे 5, तो कॉस्ट ऑफ पेन की वैल्यू क्या आएगी ₹8 और द कॉस्ट ऑफ इरेजर क्या आएगा ₹8, ये सेंटेंस में बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, if 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number we get 8, and if 3 times the first number is added to the sum of second and third number we get 4, find the 3 numbers using matrices। 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स हमें मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेट x y z be 3 numbers रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर 3 नंबर्स कौन से x y और z। अब हम यहाँ पर 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसका इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखो, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, मतलब 3 नंबर है उसके एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2, तो हमारे पास 3 नंबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या आएगा यहाँ पर x y और z इनकी एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो देखो सिंपल है, फर्स्ट कंडीशन हमेशा इजी होगी, तीनों की एडिशन क्या आने वाली है 2, ऐसा लिखा है तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 लिखा। अब दूसरी कंडीशन, इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, मतलब क्या है सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y और थर्ड नंबर z है। तो सेकेंड नंबर मतलब 2y को हम 2 से मल्टीप्लाई, y को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2y। अब देखो इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब 2y को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2y को सब्ट्रैक्ट करना है, 2y से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। देखो ये 2y है, 2y से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 2y को सब्ट्रैक्ट करना है, 2y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कहा कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 2y को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर क्या है x और z की एडिशन करने के बाद हम 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट 8। तो हमें क्या मिलेगा 8। तो देखो हमने क्या किया, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 2y को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के एडिशन से तो हमें मिलेगा 8। तो इसको ज़रा सीक्वेंस में लिखते हैं, हमें सीक्वेंस में चाहिए पहला x, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल z। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब थर्ड कंडीशन देखो क्या है, एंड इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट नंबर क्या है x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड, मतलब इसको ऐड करना है। अब किस में ऐड करना है ये यहाँ पर आगे लिखा है, इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सम ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड मतलब y आएगा, सेकेंड एंड थर्ड नंबर, देन वी गेट 4, तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये कंडीशन खत्म हुई। अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं इसको, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x, y एंड z, मतलब 3 नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स A लिखते हैं, तो A मैट्रिक्स लिखेंगे, A मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन से आएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z क्या आएगा यहाँ पर 1 1 1, कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा 1 माइनस 2 1, और कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z थर्ड इक्वेशन में क्या है 3 1 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स B लिखेंगे, तो B मैट्रिक्स क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2, सेकेंड इक्वेशन में 8 और थर्ड इक्वेशन में क्या है 4। और मैट्रिक्स X लिखना है, X मतलब क्या होता है वेरिएबल्स, तो x, y और z हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। अब इसको हम रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रिडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स B। अब यहाँ पर देखो A11 की जगह क्या है 1 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 की और 3 की जगह क्या लाएंगे 0 लाएंगे। तो 1 की 0 लाना इजी है, 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 करेंगे तो हमें 1 की जगह 0 मिलेगा, A21 की जगह 0 मिलेगा। अब 3 की जगह 0 हम लाएंगे तो R3 चेंज होगा, तो R3 चेंजेस टू 3 को 3 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये 3 मतलब यही 3 है और ये 3 थर्ड रो में है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे R3, बीच में साइन है माइनस, और 1 की जगह अगर 3 होता तो आंसर क्या आ जाता 0, 3 माइनस 3 0 आता, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 1 को, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, तो यहाँ पर आएगा R1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें 0 मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर R2 और R1 चेंज करेंगे, R1 चेंज नहीं होगा तो 1 1 1 एज इट इज़, यहाँ पर ये पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ x y z इज इक्वल टू, और यहाँ पर 2 एज इट इज़। अब देखो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 3, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 8 माइनस 2 आंसर क्या आएगा 6। अब यहाँ पर 3 की जगह 0 लाने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो यहाँ पर आएगा 0। अब कैलकुलेशन करते हैं R3, तो R3 क्या है 1 माइनस 3 इंटू R1, तो 1 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो 1 माइनस 3 आंसर क्या आएगा -2। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर
R3 क्या है 1 माइनस 3 इंटू R1, तो R1 क्या है करस्पॉन्डिंग R1 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -2। यहाँ पर देखो अब R3 क्या है 4 माइनस 3 इंटू R1, तो 4 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो यहाँ पर 4 माइनस 6 आंसर क्या आएगा -2। अब हमें इस -2 की जगह क्या चाहिए 0। अब देखो अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो डायगोनल के नीचे जो 3 एलिमेंट है वहाँ पर क्या चाहिए 0। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कंपलसरी 0 आनी चाहिए, 1 के बाद यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 1 और ये 3 1 की जगह कंपलसरी 0 चाहिए। बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 4 एलिमेंट है यहाँ पर, इन चारों में से अगर एक 0 मिल गया तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें 3 0 चाहिए टोटल, ये 2 0 और यहाँ पर 0 चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है, यहाँ पर 0 आया है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो ये 2 0 कंपलसरी, और इन चारों में से अगर कोई भी एक 0 आता है तो भी चलेगा। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम 0 लाना है, तो यहाँ पर और भी हम 0 ला सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा x, प्लस 1 इंटू वाई वाई, प्लस 1 इंटू जेड जेड, 0 इंटू एक्स 0, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, प्लस 0 इंटू जेड 0 ही होगा, 0 इंटू एक्स 0, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2z, ये हो गया मैट्रिक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 2 6 माइनस 2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का इक्वल है, तो हम इक्वेट करेंगे, देयरफॉर बाय इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, बाय इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब थर्ड को इक्वेट करते हैं, यहाँ पर -2y माइनस 2z इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर -2y माइनस 2z इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, -2 कॉमन निकालते हैं, तो यह -2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ रहेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू -2, तो ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पर y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब बीच का जो कंपेयर करना बाकी है, -3y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर -3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -2, -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय -3 आंसर आएगा -2। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, -2 वहाँ जाने के बाद क्या होगा +2, तो 1 + 2 आंसर आएगा 3, तो z इज इक्वल टू 3। अब ये z और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू मालूम नहीं है, y की वैल्यू -2 प्लस जेड की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, -2 प्लस 3 आंसर क्या आएगा 1, तो 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। देयरफॉर थ्री नंबर्स आर x, पहला x है तो 1, दूसरा क्या है -2 और तीसरा क्या है मतलब z क्या है 3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV sets and 2 VCRs is rupees 35,000. The shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get the total revenue as rupees 21,500. Find the cost price and the selling price of a TV sets and a VCR. इसका मतलब देखो, अब द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV, मतलब टीवी है और एक VCR है, और उनकी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर, हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। हमने यहाँ पर कंसीडर किया, लेट द कॉस्ट ऑफ अ टीवी बी ₹X, एक टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या है ₹X, द कॉस्ट ऑफ अ VCR बी ₹Y, एक VCR की कॉस्ट क्या है ₹Y। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में
द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR इज ₹35,000। अब 3 टीवी सेट्स की वैल्यू और 2 VCR की वैल्यू मतलब कॉस्ट उनके एडिशन दिए 35,500। तो देखो यहाँ पर अगर एक टीवी की सपोज कंसीडर करो एक टीवी की कॉस्ट ₹10,000 है तो 3 टीवी सेट्स की वैल्यू या कॉस्ट क्या होगी, तो 30,000। कैसा आएगा 30,000, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे तो रुपीज़ क्या आएगा 30,000। मतलब एक टीवी की कॉस्ट प्राइस 10,000 है तो 3 टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 30,000। ये 30,000 कैसे आता है ये देखो, तो हम क्या करते हैं 10,000 और 3 मतलब नंबर ऑफ टीवी सेट्स एंड कॉस्ट ऑफ अ टीवी उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टोटल आंसर मिलता है। अब यहाँ पर एक टीवी की कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है, हमने क्या कंसिडर की है x, तो यहाँ पर एक टीवी की कॉस्ट प्राइस x रुपीज़ है और यहाँ पर हमें 3 टीवी सेट्स लेने हैं तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू एक्स आंसर क्या आएगा 3x। तो 3 टीवी हमने खरीद लिए है तो उसकी क्रॉस प्राइस क्या होगी 3x। अब यहाँ पर 1 VCR एक VCR की प्राइस क्या है हमारे पास, तो सपोज 1,000 है तो हमने यहाँ पर 2 VCR बाय किए हैं, 2 VCR बाय किए हैं तो उसकी कीमत क्या होगी, तो देखो 1,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2,000। सपोज एक VCR की कॉस्ट प्राइस 1,000 है तो 2 की कितनी होगी 2,000। ये 2,000 आंसर कैसे आता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 VCR इंटू नंबर ऑफ VCR दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2,000 आता है, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ VCR मिलता है 2 का। तो यहाँ पर 1 VCR की कॉस्ट हमने कंसीडर की है y, तो टोटल कॉस्ट 2 VCR की टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो y और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब क्या आएगा 2y। तो यहाँ पर क्या आएगा 2y। तो 3x क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2y क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ 2 VCR, और इन दोनों को मिला के कितना होता है टोटल कॉस्ट, हम शॉपकीपर को कितने रुपीस देने वाले हैं, तो लिखा है 35,000 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया 3x + 2y = 35,000 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, The shopkeeper wants profit of ₹1,000 per television and ₹500 per VCR। अब क्या है, 2 शॉपकीपर है उसके पास 3 टीवी सेट्स है और 2 VCR है, तो उनमें से वो कुछ टीवी सेट सेल करने वाला है और कुछ VCR भी सेल करने वाला है। तो उन्होंने क्या कहा है, अगर एक टीवी सेट देखो 1 टीवी सेट अगर उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, और वो कितने रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए, ₹1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज वो एक टीवी जो है उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद लिया है पहले, तो कितने रुपए में खरीद लिया है, तो फॉर एग्जांपल 10,000 में खरीद लिया है, मतलब ये क्या है बाय किया है 10,000 में, और उसको सेल करना है, तो सेल करने के बाद उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10,000। तो देखो तो उसको कितने रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस की कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 1,000 का प्रॉफिट है, उसने लिया है कितने में 10,000 में, प्रॉफिट कितना चाहिए 1,000, तो सेल कितने में करना पड़ेगा उसको, तो 11,000। तो 11,000 कैसे आएगा, तो देखो बाय प्राइस मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए 1,000, तो दोनों को मिला के कितने हो गया 11,000। मतलब उस शॉपकीपर को वो टीवी कितने में सेल करना पड़ेगा 11,000। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का यहाँ पर फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर देखो द रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर टेलीविजन इज ₹1,000 एंड पर VCR इज ₹500। तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी हम यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला यूज करके हम सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है।
अब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले टीवी कितने में खरीदा था, तो ₹x में खरीदा था, तो x प्लस यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस और प्रॉफिट। एक टीवी सेल करने के बाद उस शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, 1000। तो उसमें प्रॉफिट क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले इतने रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। वीसीआर के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो एक वीसीआर की कॉस्ट प्राइस क्या है, y रुपीज़ है, प्लस उसमें क्या करना है, प्लस क्या प्लस करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वीसीआर के लिए एक वीसीआर पर कितना प्रॉफिट चाहिए, 500। तो यहाँ पर आएगा 500। इतना रुपीज़ उसको इतने रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा। शॉपकीपर कितने टीवी सेट्स और कितने वीसीआर सेल करने वाला है, तो लिखा है 2 टीवी सेट्स वो सेल करना चाहता है और एक वीसीआर भी सेल करना चाहता है। तो देखो एक वीसीआर सेल करने के लिए उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, इतनी है। तो 2 टीवी सेट्स उसको सेल करने हैं। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो 2 इंटू एक की सेलिंग प्राइस, एक टीवी की सेलिंग प्राइस क्या है, x प्लस 1000 प्लस, अब एक वीसीआर ही उसको सेल करना है तो क्या होगा 1 इंटू और एक वीसीआर की सेलिंग प्राइस y प्लस 500। अगर 2 टीवी सेट्स इतने इस सेलिंग प्राइस पर अगर सेल किया और एक वीसीआर ये सेलिंग प्राइस पर सेल किया, तो दोनों को मिला के उसको कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 21,500। तो ये हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 2x प्लस 2000 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया आएगा y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500। यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 21,500। 2000 प्लस 500, 2500 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस। तो 2500 माइनस करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 19,000। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ये 2 इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो हमें क्या मिलेगा, x एंड y। तो x एंड y क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए ये 2 इक्वेशन यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ वीसीआर। तो हम ये 2 इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y। तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो मिलेगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x 3 और y का कोएफिशिएंट 2। यहाँ पर क्या आएगा 2 1। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, 35,000 और यहाँ पर 19,000। और x मैट्रिक्स में क्या होता है, वेरिएबल्स x एंड y, 2 वेरिएबल्स है। तो इसके लिए भी हम रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ax इज इक्वल टू b। तो मैट्रिक्स a लिखेंगे यहाँ पर 3 2 2 1 इंटू x क्या है, तो x y और कांस्टेंट b क्या है 35,000 और यहाँ पर 19,000। अब देखो हमें क्या चाहिए, तो इस 2 की जगह मतलब इस a का कन्वर्जन हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है। तो कैसे करेंगे, इस 2 की जगह 0 लाना है या फिर इस 2 की जगह भी 0 लाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आता है तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पर 0 आता है तब हम उसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और हमें क्या चाहिए, अपर या लोअर, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 0 लाने की जगह हम यहाँ पर 0 लाते हैं, वो थोड़ा सा ईजी है। कैसे ईजी है, तो यहाँ पर 1 है ना, तो 2 की जगह 0 लाने के लिए हम इस 1 के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस 2 की जगह 0 लाते हैं। तो अगर यहाँ पर 0 आता है तो कौन सा रो चेंज होने वाला है, फर्स्ट। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू। यहाँ पर 2 है, 2 की जगह 0 चाहिए तो क्या करेंगे, 2 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये 2 मतलब यही 2 है और ये 2 फर्स्ट रो में है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे R1। बीच में साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस और ये 2। अगर इस 1 की जगह अगर 2 होता तो 2 - 2 आंसर क्या आ जाता 0, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, मतलब क्या लिखना है R2। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इस 2 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। अब ये R1 चेंज होगा, इसका मतलब R2 चेंज नहीं होगा। तो पहले इसको एज इट इज लिखते हैं XY और यहाँ पर 19,000 एज इट इज। अब देखो R1 क्या है, तो R1 है 3
-2 इंटू R2, इस 3 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4, आंसर क्या आएगा -1। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए ये किया है तो यहाँ पर 0 आएगा ही। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देखो R1 क्या है 35,000 माइनस 2 इंटू R2 क्या है 19,000। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा 35,000 माइनस 19 2 जार कितना आता है 38,000, तो इसका आंसर क्या आएगा -3,000, तो यहाँ पर आएगा -3,000। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू एक्स क्या होगा -x, 0 इंटू वाई 0 ही होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू एक्स 2x प्लस बीच में कंपलसरी प्लस 1 इंटू वाई y, तो ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू यहाँ पर ये एज इट इज़ -3,000 और यहाँ पर 19,000 एज इट इज़। ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसको इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग दी मैट्राइसेस, इसका मतलब -x की वैल्यू क्या होगी -3,000, तो यहाँ पर -x इज इक्वल टू -3,000, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3,000, दोनों साइड का माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8 to 1 इज इक्वल टू क्या होगा 8 to 1, तो इसको इक्वेट करते हैं तो यह आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। अब x की वैल्यू मालूम है 2 इंटू एक्स क्या है 3,000 प्लस वाई इज इक्वल टू 19,000। 3,000 इंटू 2 क्या होगा 6,000 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो y इज इक्वल टू 19,000 माइनस 6,000, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आएगा 13,000, तो ये y की वैल्यू। अब हमें फाइंड x एंड y, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है, फाइंड सेलिंग प्राइस एंड फाइंड कॉस्ट प्राइस ऐसा क्वेश्चन है, वो अब यहाँ पर लिखते हैं। Therefore, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू ₹x है, तो x की वैल्यू क्या है 3,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ VCR इज इक्वल टू ₹y लिखा था, तो y की वैल्यू क्या है 13,000। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू ₹x प्लस 1,000 है, ऊपर लिखा है हमने, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 3,000, तो 3,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू क्या आएगा ₹4,000। तो अगर टीवी की कॉस्ट प्राइस अगर 3,000 है तो उसको सेल कितने में करना पड़ेगा 4,000 में, तभी उस शॉपकीपर को 1,000 का प्रॉफिट होगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ VCR इज इक्वल टू ₹y प्लस 500, तो y की वैल्यू कितनी है 13,000 प्लस 500, दोनों के एडिशन करने के बाद क्या आएगा 13,500। तो अगर सेलिंग प्राइस ऑफ VCR 13,500 है तभी उसको क्या मिलेगा 500 का प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 2.3 का जो वर्ड एग्जाम्पल थे वो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।